हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी एफ पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। तो भी हमने अपना चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है ऑडिट का, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आई होप जो लास्ट लेक्चर तक जितना मैंने करवाया तुम लोगों को वो तुमने कर लिया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ तुम लोग साथ साथ क्लासेस को अटेंड कर रहे हो। मैं फिर से बोलूँगा भाई लैग मत करना, बिकॉज इकट्ठा नहीं हो पाएगा। करते हैं आज की क्लास अपन शुरू, जहाँ हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। अब काफ़ी थोड़ा चैप्टर रह गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। लाइक 2-3 लेक्चर्स, हार्डली 3 लेक्चर्स हैं, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स हैं। आई विल ट्राई टू रैप अप इन 2 लेक्चर्स, बट मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था लाइक वो ऑलमोस्ट हमने कर ही दिया डिस्कस, बट स्टिल जो है वो करना ही है हमने। वी डोंट नो कि कहाँ से एग्जाम आ जाए, राइट? सो करते हैं क्लास शुरू। एक छोटा सा आपसे सभी से निवेदन कि भी अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, जो कि मुझे पता तुम हो बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, भाई प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे भाई कमेंट करके जाना। गाइस देखो, मैं कमेंट करने के लिए तुम्हें क्यों कहता हूँ, तुम्हें कमेंट करने के लिए, बिकॉज यार तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तुम लोग शेयर करोगे, लाइक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी यार कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सकता हूँ, लाइक क्या ऐसा मैं तुम्हें लेके आऊँ जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन और इफेक्टिवली हो सके। सो गाइज, तुम्हारा भी भला मेरा भी भला, प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लेलिस्ट को। एंड जब भी कोई वीडियो देखो तो लाइक और कमेंट करके जाया करो कि यार हाँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कुछ तो लिखो भाई, लिख के जाओ। करते हैं भी अपनी क्लास को शुरू। तो देखिए हम आज करेंगे डिस्कस अपना इस वाले टॉपिक से, दैट इज और आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। एक सेकेंड, या तो ठीक है। हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे, हमारे जो कंपोनेंट्स थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए थे। भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। कम्युनिकेशन वाले पॉइंट में जो अपना पैरा था, सॉरी कंट्रोल एनवायरनमेंट था, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे कि पहले कम्युनिकेट करके चलेंगे, फिर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस होगी, फिर TCWG आएगी, फिर HR पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बनेगी, मैनेजमेंट का जो ऑपरेशन स्ट्रक्चर है और उसकी फिलॉसफी है, एंड सो ऑन। जो हमारे पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे हमने, 6-7 पॉइंट्स थे। आई होप तुमको समझ आया होगा। करते हैं अपन आज यहाँ से डिस्कस, दैट इज आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। भैया मेरी एक बात सुनो, क्या हर एक कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट है? इसका मतलब क्या है आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट? क्योंकि जितने भी एक एंटिटी में कंट्रोल्स हैं, जितने भी एक एंटिटी में, एक बिजनेस एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या वो सभी इंटरनल कंट्रोल्स एक ऑडिटर को चेक करने हैं? सर ऐसा क्यों लिख रहा है? अब भैया मेरी बात सुनो, और ज़रूरी थोड़ी कि एक हर एक एंटिटी में सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल्स ही हों। फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अलावा बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। लाइक तुम्हें एग्जांपल दूँ मैं, हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ एक सिनेमा हॉल की। लाइक तुम PVR जा रहे हो, तुम PVR गए भाई मूवी देखने, तुम PVR जा रहे हो, ठीक है। अब PVR में लाइक देखो जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं कि हमारी सेल प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, हमारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है, कंप्लीटेड है या नहीं है, एंड सो ऑन। वो तो हमारे हो गए सारे के सारे सेल्स के कंट्रोल, कि भाई कोई बंदा बिना टिकट के अंदर ना आ जाए, ठीक है। और जब टिकट ले रहा है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग सही से हो रही है नहीं हो रही, सब वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। बट उसके अलावा भाई जब तुम थिएटर में बैठे हो, सिनेमा हॉल में बैठे हो, सामने तुम्हारी पिक्चर चल रही है, तुम लोग वही मूवी देख रहे हो। अब वो मूवी चलाने के लिए भी भाई बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। भाई कहीं इतने टाइम पे ही मूवी स्टार्ट होगी, इतने टाइम पे मूवी एंड होगी, एंड मूवी के बीच में इंटरवल के टाइम पे कौन कौन सी हमारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं दिखाते हैं वो कौन कौन सी चलेंगी। अच्छा, मूवी स्टार्ट होने से पहले कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, ठीक है। कितने बजे ये शो होगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये शो होगा, उसके बाद हम क्लीन करेंगे पूरा का पूरा थिएटर, उसके बाद दोबारा शो होगा। मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। अब भाई मेरी बात सुनो, थिएटर की जो स्क्रीन है, मूवी स्क्रीन है, उस पर कब मूवी चल रही है कब नहीं चल रही, कौन सी एडवर्टाइजमेंट आनी है, ठीक है। ये सब कंट्रोल्स क्या हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? तुम खुद बताओ, हमें क्या ये कंट्रोल भी टेस्ट करने पड़ेंगे कि कितने बजे, अच्छा इनके पीछे कौन से कंट्रोल्स हैं, क्या ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है या कोई बंदा लगाया हुआ है आपने, क्या सिस्टम है इनका, कि अपने मूवी कब चलेगी या नहीं चलेगी, कौन सी एडवर्टाइजमेंट कब डिस्प्ले होगी। क्या हमें ये देखने की ज़रूरत है, टेस्ट करने की कोई ज़रूरत है हमें कि इसके पीछे क्या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं, क्या कोई इनकी जो सॉफ्टवेयर हैं जो हैं कंट्रोल करते हैं? आंसर इज़ नो। भाई हमें क्या ज़रूरत है इसकी? सर हम ऑडिटर हैं, हमारा काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। हमारा काम है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और उसके ऊपर देखना, ओपिनियन देना कि भाई क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। हमने सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, राइट।
हमने क्या लेना रे, तुम्हारे जो ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं, बिजनेस के कंट्रोल्स हैं, हमने उनसे क्या लेना। तो यही वाला वो टॉपिक कह रहा है, आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। कि सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सारे के सारे कंट्रोल्स रेलेवेंट हों हमारे ऑडिट के लिए। तो अच्छा सर फिर कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट होंगे, कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है हमारे ऑडिट के लिए, वो बताएंगे तुम्हें फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे ये फैक्टर्स तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि भाई ये तेरे को कंट्रोल चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं ये देखते हैं। आई होप तुम लोग ये पॉइंट समझ गए कि पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, राइट। भाई सबसे पहले तो देख लो तुम अपनी मेटीरियलिटी, ठीक है, कि भाई तुम्हारा ये क्या वो आस्पेक्ट मटीरियल है नहीं है। उस पर भी देख लो तुम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ लिटिल रिस्क, कि जो तुम सोच रहे हो कि यार रिस्क अकर हो सकता है, ये रिस्क मिल सकता है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, राइट। एंटिटी का साइज कितना है भाई, जाहिर सी बात है जितनी बड़ी एंटिटी होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होगी, उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। उसके बाद भाई बिजनेस कौन सा है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ओनर मैनेजमेंट कैसी है। अगर तुम्हें याद हो जब हमारा चैप्टर था, हमने इसी चैप्टर में भी डिस्कस किया इनफैक्ट, और चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम कोई नया ऑडिटर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम सबसे पहले, जो मैनेजमेंट है, राइट, उनकी बेसिकली उनके बारे में पता करवाते हैं कि अरे बंदे कैसे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैं पॉइंट की एक्जैक्टली वर्डिंग बोलूँ, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, उसी के ऊपर बात आ रही है कि भाई जो ओनर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी भी चेक कर लेना भाई। अगर ओनर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात हो सकता है कि यार उनके जो कंट्रोल्स हैं वो भी ठीक से काम ना कर रहे हो। कूल। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, बिल्कुल सही। वही बात आ गई कि भाई तुम्हारी बिजनेस एंटिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक सेकेंड, हाँ, कॉम्प्लेक्स कितनी है तुम्हारी बिजनेस का ऑपरेशंस। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं। अब मेरी बात सुनो, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई करता है कुछ कंपनीज़ के बारे में, जहाँ वो कहता है कि इन कंपनीज़ के कंपनीज़ के ऑडिट के केस में जो ऑडिटर है उसको कारो की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। कारो 2020 कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिट तुम लोग पढ़ोगे इस बार। अब कारो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कारो में। और उसमें एक पॉइंट आता है इन्वेंट्री का, एक पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट्स का। वो जहाँ पे पूरा वो हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ऑडिटर को कि यार क्या कंपनी का फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बना हुआ है, क्या कंपनी फिक्स्ड एसेट की वेरिफिकेशन करती है टाइम टू टाइम। भाई अगर तुम लोग चेक ही नहीं करोगे फिक्स्ड एसेट की वेरिफिकेशन कब कब हो रही है, क्या कंपनी का कोई फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल बना हुआ है नहीं बना हुआ, तो तुम कहाँ से उसमें रिपोर्टिंग कर दोगे। तो इस केस में कंट्रोल्स तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं ऑडिट के लिए, कि तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट कह रही है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कह रही है, कंपनी कह रहा है कि एक ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही करना है कि क्या फिक्स्ड एसेट्स में शेड्यूल बन रहा है नहीं बन रहा, या फिक्स्ड एसेट्स की वेरिफिकेशन हो रही है नहीं हो रही टाइम टू टाइम एंड सो ऑन। एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी ये भी बेसिक से पॉइंट है, जैसे ये है अपना नेचर कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिस्टम्स। वही बात आ गई भी तुम्हारे जो सिस्टम्स हैं बिजनेस के वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअल और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स प्रिवेंट रिटर्न कंट्रैक्ट्स मटेरियल स्टेटमेंट्स। वही बात आ गई भाई, जो तुम्हारे कंट्रोल्स हैं, लाइक तुमने एक कंट्रोल चेक किया, तुम्हें उसमें दिक्कत आ गई, तुम्हें उसमें लगा कि यार कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा, राइट। तो तुम्हारे मन में एक बेसिकली ना वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आना कि यार एक कंट्रोल चेक किया अभी तो वही नहीं काम कर रहा, क्या पता बाकी भी ना कर रहे हो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को पॉइंट समझ आएगा, ये वाला पॉइंट, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सारे के सारे कंट्रोल्स रेलेवेंट हो हमारे ऑडिट के लिए, वो डिपेंड करते हैं इन फैक्टर्स के ऊपर। कूल जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना का कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। 2 पॉइंट्स हैं इसमें, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अच्छा, कंप्लीटनेस क्या है हमारी, एजर्शन। एक्यूरेसी क्या है हमारी, एजर्शन। याद है, कंप्लीटनेस, एक्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मेजरमेंट, अक्रेंस। याद है कि नहीं याद है भाई। बहुत अच्छी तरह मैंने एजर्शंस पढ़ाया इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। अगर नहीं पढ़ा तो पहले फर्स्ट क्लास तुम जाके देखो, जहाँ मैंने एजर्शंस को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, राइट। भाई कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन माने तो भाई जो तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, कि जो तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल्स हैं। और कौन से कंट्रोल्स, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी जो इंश्योर करते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ सेल्स की, मैं सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्स है, ठीक है। अब सेल्स कंप्लीट है, मतलब भाई जितनी सेल्स हुई है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में, लाइक सपोज अगर बंदा कह रहा है कि 100 करोड़ की सेल्स किया हमने, ठीक है, तो 100 करोड़ की सेल्स का अपने रिकॉर्ड कर ली। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि अपने 102 करोड़ की सेल हुई हो, 2 करोड़ की सेल रिकॉर्ड करने से रह गई, सिर्फ 100 करोड़ की सेल ही रिकॉर्ड हुई है। मतलब सेल्स हमारी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब कि जो हमारा वो
पॉपुलेशन है, लाइक हमारे एग्जाम्पल हमारे केस में क्या है, पॉपुलेशन सेल्स है, ठीक है। पॉपुलेशन में तो वो एरिया जो हम चेक कर रहे हैं करंटली, वो अकाउंट, वो लेजर बैलेंस तुम क्या एज्यूम मान सकते हो, यानी कि जो सेल्स है क्या वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाएगा सर, अगर हम कह रहे हैं कि 102 करोड़ की सेल्स है, तो क्या 102 करोड़ का नंबर ठीक है। देखो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब देखो डिफरेंस समझो, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि मतलब जितनी सेल्स हमने की है, लाइक हमने 1 लाख इन्वॉइसेज इशू किए, 1 लाख इन्वॉइस की हमारी सेल्स है, तो क्या एक का 1 लाख इन्वॉइस का हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो होगी हमारी कंप्लीटनेस। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मीन्स अमाउंट, कि अगर हम कह रहे हैं कि 102 करोड़ की अमाउंट है, तो क्या ये अमाउंट 102 करोड़ ठीक है या नहीं ठीक है, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं ठीक है, दैट इज़ एक्यूरेसी, राइट। अब तुम लोग कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर कर सकते हो, जब तुम ऑडिट पे जाओगे आर्टिकलशिप में, तो तुम लोग कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। लाइक जब मैं अपना ऑडिट करता था तो हम क्या करते थे भाई, एक बेसिक तरीका बिल्कुल बताता हूँ कंप्लीटनेस को इंश्योर करने का। तुम्हारे पास भाई है इन्वॉइसेस, तुम्हारे पास इन्वॉइस का रजिस्टर है, क्लाइंट का सेल्स इन्वॉइस रजिस्टर है, जिसमें तुम्हारे पास हार्ड कॉपी इन्वॉइसेस की, ठीक है। लेट्स सपोज जब तुम ऑडिट पे जाओगे तो तुम्हें क्लाइंट एक तरफ अपनी पूरी की पूरी रजिस्टर दे देगा। लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये रजिस्टर है जिसमें सेल्स की इन्वॉइसेस हैं, राइट, एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब तुम्हारे पास जो तुम्हारा लैपटॉप है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर तुम्हारे पास पूरी पूरी सेल्स की रिपोर्ट है, पूरी पूरी तुम्हारे पास ई फॉर्म में सेल्स की रिपोर्ट है, ऑनलाइन फॉर्म में। तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, तुमने रैंडमली एक इन्वॉइस सेलेक्ट किया अपने रजिस्टर से एक रैंडमली इन्वॉइस सेलेक्ट किया। लेट्स सपोज भाई मेरे को लग रहा है ये येलो कलर का इन्वॉइस है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। मैंने चेक किया, देखो हार्ड कॉपी इन्वॉइस है मेरे पास, फिजिकल इन्वॉइस है। इस इन्वॉइस के बेसिस पे मैं अपने सर्च करूँगा अपने सिस्टम में, सेल्स रिपोर्ट में, कि क्या जो मेरे पास इन्वॉइस मेरे पास हार्ड कॉपी में है, फिजिकल इन्वॉइस है, क्या वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया या नहीं हुआ, अपनी सेल्स रिपोर्ट में चेक करूँगा। इससे मैं क्या कर रहा हूँ सर, इससे मैं क्या कर रहा हूँ भाई मेरे, इससे मैं कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास जो इन्वॉइसेज आ रहे हैं, हार्ड कॉपी इन्वॉइसेज है मेरे पास, इन्वॉइसेज की पूरे का पूरा रजिस्टर है जो, अब मैंने रैंडमली उनमें से चेक कर लिया कि भाई फिजिकल कॉपी तो हमारे पास है इन्वॉइसेज की, बट क्या सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। अब मैं देखा कि सिस्टम में भी रिकॉर्ड हो गया, मतलब वो कंप्लीटनेस है। लाइक तुम इस तरह इन्वॉइसेज को चेक करोगे रैंडमली बेसिस पे, ठीक है, जिससे तुम इंश्योर कर सकते हो कि भाई हमारे इन्वॉइसेज जो है कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है। बाकी डिटेल में इससे जो अपना आगे चैप्टर आएगा, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो चैप्टर आएगा। उसमें हम बहुत सारे प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे चेक करते हो, उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा तुमको कंप्लीटनेस के बारे में, राइट। एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हो भाई, अमाउंट को देखकर कि भाई प्रॉपर जीएसटी कंप्यूट हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, अगर इतना जीएसटी का रेट लगना था तो इतना जीएसटी का रेट लगा नहीं लगा, हमारी प्राइस इतनी थी, इस प्राइस पर यूनिट इतना है, क्वांटिटी इतनी सेल्स में है, मल्टीप्लाई करके तुम लोग चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। वो तुम्हारा इंश्योर हो जाएगी एक्यूरेसी। यही तुम्हारा टॉपिक बात करता है इसी के बारे में, ये जो है अपना टॉपिक। और क्या, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी भाई, इजी है तुम्हारे लिए, ऑडिट को बिल्कुल इजी बना देना, बस यही एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये देखो फॉर एग्जांपल क्या हो गया ऐसे, इन नोटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ सेल वॉल्यूम द ऑडिटर कंसीडर द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइस इन्फॉर्मेशन। वही बात आ गई भाई, जो हमारा प्राइस है सर, जो हमारा प्राइस है पर यूनिट और कितना सेल वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे मेरी एक्यूरेसी इंश्योर हो गई। कंप्लीटनेस का तुम्हें मैंने बता ही दिया कि तुम कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर कर सकते हो। यही भाई तुम्हारा ये टॉपिक भी डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। ये तो मैं पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ सर, ये तो मैं पता ही नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। एसेट्स क्या मेरे सेफ गार्ड हैं, क्या जो मेरे एसेट्स हैं क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है, उसके ऊपर कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हैं। याद करो रामू काका, पहला याद करो रामू काका, याद है कि नहीं याद है रामू काका, भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए। तुम्हारी फैक्ट्री का वेयर हाउस है, रामू काका बैठे थे ना वहाँ पे, हमने रामू काका को क्या कहा था कि आप रामू काका वेयर हाउस के बाहर बैठे हो जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सामान पड़ा है, फिनिश गुड्स पड़े हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है। अगर कोई बंदा आए, आप उस जब तक वो डॉक्यूमेंट ना दिखाए आपको, अगर कोई सेल्स वाला बंदा है वो कहे कि रामू काका मेरे को 1 लाख यूनिट चाहिए, आप ऐसी कैसे 1 लाख यूनिट दे दोगे। प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट चेक करो, सेल्स इनवॉइस है, उसके बाद ऑथराइजेशन ऑर्डर है नहीं है, उसके बाद आप उसको 1 लाख यूनिट निकालने देना। ये क्या है रामू काका, यहाँ पे क्या है बताओ मेरे को, रामू काका यहाँ पे क्या है सर। सर यहाँ पे रामू काका इंटरनल कंट्रोल ही तो है। हमने रामू काका को लगा दिया वहाँ पे कि भाई रामू काका इंश्योर करना कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो,
ठीक है, हमारा माल बिल्कुल जो है सामान है वो सेफ रहे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ही तो है रामू काका। अच्छा, रामू काका एक बंदा है, वो रिश्वत ले सकते हैं। ठीक है, मुन्नी बिटिया की शादी, गोलू की पढ़ाई, रिश्वत ले ली। रामू काका की जगह हमने क्या कर दिया, तो तुम्हारे एग्जाम्पल दी है स्टडी मैट में, देखो एक्सेस कंट्रोल लगा दिया, सच एज पासवर्ड दैट लिमिट द डेटा टू एंड प्रोग्राम्स दैट एंड कैच डिस्बर्समेंट। भाई सीधी सी बात है, तुमने मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा, गेट के बाहर वो एक स्मॉल एक एक्सेस वाला वो लगा होता है, अपना एक एक्सेस वाला एक वो लगा होता है अपना पैनल सा, जिसमें वो पिन भरता है और गेट ओपन होता है। भाई याद है कि नहीं याद है, जैसे ये गेट है बड़ा सारा, ठीक है ना, ये गेट है, इसको अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक पिन लगा होगा, जब वो पिन एंटर करेगा मतलब तभी वो गेट ओपन होगा, तभी वो गेट ओपन होगा, यू कैन गो इन साइड, राइट। तो वो इसकी बात करें कि भाई आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एसेट्स को सेव करने के लिए, एंड सो ऑन। ये भी तुम लोगों को अच्छी तरह मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो भी पूछा करो यार, अगर कोई डाउट है तो तुम पूछा करो। टेलीग्राम चैनल अपने बना हुआ है, टेलीग्राम, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ लिया करो। अगर कोई भी डाउट हो, तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कोई सब समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे मुझसे तुम पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट। सर, कंट्रोल लेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। भाई ये सिमिलर टॉपिक है जो ऊपर ये करके आ रहे हैं। पहला टॉपिक था आज की क्लास का जो आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। देखो, आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, और ये टॉपिक क्या कह रहा है, कंट्रोल्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, मतलब वो कंट्रोल्स जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं हैं। मतलब ऊपर पूछ रहा था हमसे कि क्या आपके लिए सारे के सारे कंट्रोल रेलेवेंट हैं ऑडिट में, यहाँ वो खुद ही बता रहा है कि मेरे भाई सारे के सारे कंट्रोल तेरे लिए रेलेवेंट नहीं हैं, दैट आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। बात वही है। यहाँ पे देखो इसने एग्जांपल क्या लिया है, बड़ी अच्छी एग्जांपल लगती है मेरे को ये तुम्हारे स्टडी मैट की। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी may rely on a sophisticated system of automatic controls to provide efficient and effective operations such as an aerial system of automatic control to maintain flight schedules। भाई मेरी बात सुनो, फ्लाइट है, एरोप्लेन है तुम्हारा, फ्लाइट है तुम्हारा, एरोप्लेन है। भाई एरोप्लेन को चलाने के लिए भाई कितने सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं कि वो इतने टाइम के ऊपर अपनी टेक ऑफ करेगा, इतने टाइम पे वो लैंड करेगा, अच्छा इतने टाइम पे वो अपने आप को उस पर लगाएगा, अगर कुछ दिक्कत आ गई तो टर्बुलेंस मोड कब ऑन करना नहीं करना, अच्छा अगर मौसम ख़राब है तो क्या सिस्टम है, ठीक है, अगर डिले हो गई फ्लाइट। देखो अब जो एरोप्लेन है तुम्हारा वो हज़ारों फीट ऊपर उड़ता है, ठीक है ना, 30,000 फीट ऊपर उड़ता है भाई एरोप्लेन जो है अपना, ठीक है ना, अपना एयरप्लेन। और वहाँ पे तो भाई और कोई देखो बंदा तो होता नहीं, वहाँ पे तो कोई इनफैक्ट कोई तुम्हें वो भी नहीं दिखता, बर्ड्स भी नहीं दिखते तुम्हारे, इतने ऊपर उड़ता है एरोप्लेन, राइट। अब वहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाए तो उसके लिए इंश्योर करने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी होते हैं भाई जो इंश्योर करते हैं कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाए एरोप्लेन में तो वो संभाला जाए, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कब कब शेड्यूल होगी फ्लाइट शेड्यूल्स, कब कब उड़ेंगे, ठीक है। तो खुद देखो यार, क्या ये कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट है ऑडिट में? आंसर इज़ नो। सर हम तो फाइनेंशियल ऑडिट करने आए हैं, सर हमने तो ये चेक करना है कि जितनी सेल्स हुई है क्या उतनी सेल्स हुई है ही नहीं हुई, जो एक्सपेंसेस अगर हुए हैं तो क्या एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस हैं अकर हुए हैं नहीं हुए, जो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बंदा इतना दिखा रहा है कि मेरा 200 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्या वाकई 200 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने नहीं किया, एंड सो ऑन। हमने क्या लेना इन कंट्रोल्स के ऊपर कि जो फ्लाइट कब उड़ेगी नहीं उड़ेगी उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, ठीक है, हमने क्या लेना इससे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। सिमिलर टॉपिक था, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बॉस? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स। ओह माय गॉड, ओके ओके। बेसिकली ये टॉपिक तुम्हारा बात करता है भाई, हम देखो डिस्कस तो करते जा रहे हैं कब से कि हमें इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहिए, हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, हम उसको समझेंगे, उसको देखेंगे क्या कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा, बट करेंगे कैसे सर? हमने ये तो पता कर लिया कि कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज़ को देखना है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स करना है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस हो, एंड सो ऑन। हमने सब कुछ पढ़ लिया, कॉम्पिटेंस भी पढ़ लिए, अच्छा ये बाकी जो एंसिलरी टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ लिए, बट सर हम करेंगे कैसे? अगर हम चाहते हैं कि हमने कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, हम करेंगे कैसे? हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे कंट्रोल्स की, कैसे लोगे? ये देखो, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व करके, हाईलाइटर ऑन करता हूँ रुको, हाँ, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व करके, इंस्पेक्ट करके, एंड कुछ ट्रेस करके,
कुछ ट्रेस करके सर। भाई मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा काम क्या है? इंक्वायरी कर लो। जो बंदा कंट्रोल का ऑनर है, रामू काका, रामू काका के पास ही चले गए तुम लोग। रामू काका से बातें की आपने? और रामू काका क्या हाल चाल, सब सही? सही है बेटा। उनसे बात कर लो, इंक्वायरी कर लो कि रामू काका क्या सीन है आपका, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इंक्वायरी कर ली। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर लोगे? ऑब्जर्व कर लोगे। ऑब्जर्व कर लोगे भाई। तुमने क्या किया? दूर से देखा रामू काका को, कह रहे वो बंदा आ रहा है क्या? रामू काका अपना तुमने देखो, तुम ऑडिट पे जा रहे हो, तुम एक हफ्ता तुम्हारा ऑडिट पे, तुम क्लाइंट के प्लेस पे एक हफ्ते के लिए हो। तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कि भाई लाइक यूजुअली हमने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि इस टाइम से हमारी फैक्ट्री से माल बाहर जाता है। तुम लोग दूर से खड़े हो गए अपने बाइनोकुलर्स लेके, और तुम लोग देख रहे हो वहाँ पे जाके कि क्या रामू काका एक्चुअल में, क्या रामू काका एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वो रामू काका अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ऑब्जर्व कर लिया भाई। अच्छा, इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। अगर हम कह रहे हैं कि भाई सर हमारा जो सेल्स का पूरा सिस्टम है वो ऐसे ही नहीं होता, या चलो पेरोल की बात कर लेता हूँ। अगर हमें पता है कि अगर हम दिखा रहे हैं कि हमने नया एक एम्प्लॉय रिक्रूट किया है, हमने एक नया एम्प्लॉय रिक्रूट किया है, तो वो ऐसे ही रिक्रूट नहीं किया, उसकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। उसका CV आया, उसके बाद उसका टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद उसका HR राउंड हुआ, उसके बाद उसका ये राउंड हुआ, उसके बाद उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये सब कंट्रोल्स हैं भाई। डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो तुम लोग कि क्या वाकई में अगर इस बंदे की वो सैलरी दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, तो ये सैलरी कोई फेक सैलरी नहीं है, ये डमी एम्प्लॉय नहीं है, ये एक्चुअल में एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। समझ आ रहा है सर? यस सर। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली बात है भाई, जो ट्रांजैक्शन उनको ट्रेस कर सकते हो। इतना का तुम लोग री परफॉर्मेंस कर रहे हो कंट्रोल की, खुद परफॉर्म करके देख रहे हो बेसिकली। इसका मतलब ये हो गया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। Obtaining an understanding of an entity's control is not sufficient to test their operating effectiveness। बिल्कुल सही सर। मैंने अकेला कंट्रोल को समझ के रख लिया, मैंने अकेला कंट्रोल को समझ के रख लिया। लाइक मैं कंट्रोल ओनर के पास चला गया, मैंने उससे पूछा कि आप कैसे इंश्योर करते हो कि जो आपकी सेल्स का पूरा पूरा प्रोसेस है वो फुल प्रूफ प्रोसेस है, आपकी जो सेल्स है वो बिल्कुल कंप्लीटली रिकॉर्ड हो रही है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रही है। उसने सारा मेरे को बता दिया कि सर पहले कोटेशन आई, ठीक है सॉरी हाँ, पहले हमारे पास हमने कोटेशन भेजी, उसके बाद सेल्स ऑर्डर आया, उसके बेस पे इनवॉइस बना, फिर ईवे बिल आया, इनवॉइस बना, उसके बाद फिर फैक्ट्री गेट पे एंट्री हुई, फिर GRN इशू हुआ एंड सो ऑन। सब बता दिया उसने। बट क्या अकेली बातें बातों में, अकेली बातें अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करके, वर्ड्स को समझो, अकेली बातों में यानी कि अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करके क्या तुम इंश्योर कर सकते हो कि कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा? आंसर इज नो। सर बातें तो कोई भी कर ले, हम आपको बता दें ऐसे ऐसे होना चाहिए, हमने आपको बता दें कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होता है, बट क्या एक्चुअल में ऐसे होता है नहीं होता, ये तो हम जब टेस्ट करेंगे उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये वर्ड्स पे ध्यान दो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये वाला वर्ड। जब मैं ब्लू हाईलाइट ऑन कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला वर्ड ग्रीन ग्रीन कलर में, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जब टेस्ट करेंगे तभी पता लगेगा ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। देखो वर्ड पे ध्यान दो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि क्या वो जो कंट्रोल है वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि क्या वो कंट्रोल जो है सर, क्या वो ऑपरेट कर रहा है, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है इफेक्टिवली, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। भैया ये तो जब तुम टेस्ट करोगे खुद जाके तभी पता लग कर पाओगे ना यार। बिल्कुल सही, वही वो बात बता रहा है तुम्हें। हालांकि वो आगे बताया कि जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स लाइक रामू काका क्या था भाई? मैनुअल कंट्रोल्स था। मैनुअल कंट्रोल मानते हो जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ह्यूमन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना? उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। रामू काका के पास भाई, रामू काका मुन्नी बिटिया की शादी, गोलू की पढ़ाई, बात तो सही कह रहे हो बेटा, उसमें रिस्क ज़्यादा है मिस स्टेटमेंट का। हालांकि अगर आप बात करोगे IT कंट्रोल्स की, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं कि भाई कंप्यूटर में हमने AI से एल्गोरिदम से एक वो सेट कर दिया, पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया और वो अपने आप चले जाएगा, उसमें रिस्क क्या होता है? बहुत कम होता है। बिकॉज हमें पता है कि हमें पता है भाई कि अगर जो है हमने बिल्कुल सही तरीके से एल्गोरिदम सेट कर दिया, हमने सही तरीके से प्रोग्राम को डिज़ाइन कर दिया, वो अपने आप करता रहेगा काम, वो अपने आप करता रहेगा काम, ठीक है ना? आई होप तुमको समझ आया होगा। चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपन का रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। क्या बात? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? इस वर्ड को समझो पहले तो। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, एक सेकेंड रुको, इस वर्ड का मतलब क्या है? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या मतलब है इसका? स्पेशल अटेंशन,
स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का मतलब स्पेशल अटेंशन देना किसी स्पेसिफिक एरिया को, जो यहाँ पे क्या है, रिस्क है। रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन माने तो वो रिस्क जिसको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, मतलब जिसको थोड़ा और अच्छी तरह देखने की ज़रूरत है। लाइक बहुत सारे रिस्क हैं, 10 रिस्क हैं, बट 10 में से हमको पता है कि यार ये 2 रिस्क ऐसे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इनको अच्छी तरह देखना पड़ेगा भाई। देखना 10 के 10 रिस्क को अच्छी तरह है, बट इनको थोड़ा और अच्छी तरह देख ले यार। लाइक सीधी सी बात है, जब तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको पता है यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है कि भाई ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में से भी तुमको पता है अगर 5 टॉपिक्स हैं, उसमें से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हर बार अगर सपोज ICSE में से एग्जाम पूछती तो तुम लोग क्या छोड़ के जाओगे उस टॉपिक को? नहीं, मतलब वो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है सर, हम उसको अच्छी तरह कवर करके जाएंगे, बट वो जो 2 टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में स्पेसिफिकली, इनको बहुत अच्छी तरह करके जाएंगे, मतलब स्पेशल अटेंशन देंगे, राइट। वही बात भाई हमारी यहाँ पे हो रही है। अब देखो वो कौन कौन से रिस्क हैं जिनको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए। फ्रॉड का रिस्क हो भाई, जाहिर सी बात है, फ्रॉड का काम लग रहा है भाई, तुम्हें लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, ऑब्वियसली फ्रॉड का रिस्क तो बहुत बड़ा रिस्क है, ध्यान से देखोगे। रिस्क इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग अदर डेवलपमेंट्स। अच्छा भाई रुको आगे भी पढ़ा देता हूँ। लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। भाई जाहिर सी बात है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, लाइक कंपनी एक्ट तुम्हें ये कह दे, अगर कंपनी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ गई किसी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक कंपनी एक्ट में कह दिया कि PP की रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी है आपको, तो वो क्या बन जाएगा, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, अकाउंटिंग डेवलपमेंट होगी कि PP की आज तक तो सर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह करते आ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की, बट अब से अमेंडमेंट आ गई कंपनी एक्ट में, अब से हमें इस तरह उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को, फिक्स एसेट्स को, राइट। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब नई अमेंडमेंट आई है, जब नई कोई रिफॉर्म आया है ड्यू टू सम रेगुलेटरी चेंजेस, तो उसको ऑब्वियसली तुम्हें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। क्या पता जो अकाउंटेंट है वो गलत रिकॉर्ड कर दे, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ गलत उसकी अकाउंटिंग कर दे, तो वहाँ पे एक रिस्क बन जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी जो ट्रांजेक्शन वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं, सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के एग्जांपल दे दो हमें, एग्जांपल के बिना हमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपने हमें आदत डाल दी है एक एक चीज़ को एग्जांपल से समझाने की। आओ देता हूँ, लीज अकाउंटिंग। तुम अभी CA इंटर में हो, जब तुम CA फाइनल में जाओगे ना, तुम CA फाइनल में इंड AS 116 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इंड AS 116, जो कि बात करता है लीज अकाउंटिंग के बारे में। लीजेस बहुत कॉम्प्लेक्स इंड AS लगता है वो, मेरे को तो भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था पढ़ने के टाइम पे भी, CA फाइनल के प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और जब मैंने आर्टिकलशिप में अपने ऑडिट्स किए तब मेरे को तब भी बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था भाई वो इंड AS, मेरे को तो बड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगता था भाई वो। मैंने जब भी क्लाइंट का, इनफैक्ट मेरे को अभी याद है, जब मैं अपने डेलॉयट में भी जो मेरे को जो क्लाइंट असाइन था, उसमें भी लीज की ट्रांजेक्शन्स थी, लीज अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स थी, तो मैं वहाँ पे भी बड़ा यार पजल हो जाता था कि लीज़ क्यों आ गया है मेरे को, क्योंकि मेरे को था कि लीज़ ना हो बस मेरे को लीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी। एनीवेज फिर समझा, उसको ध्यान से किया, कहने का मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, और अगर जो भी बड़ी कंपनीज होगी उनमें सब में लीज़ की ट्रांजेक्शन तो भाई भर के होती हैं। डी पार्ट क्या है भाई? वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज। लो जी, रिलेटेड पार्टीज, सर रिलेटेड पार्टीज भाई जाहिर सी बात है, मैंने इनफैक्ट जो अपना चैप्टर 1 था, यप, नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का, मैंने उसमें भी तुम्हें बड़ी अच्छी तरह बताया था कि रिलेटेड पार्टी से हम किस तरह फ्रॉड कर सकते हैं। बड़ी मतलब लाइक मैंने ये बताया था तुम लोगों को कि बहुत ईजी है फ्रॉड वगैरह करना। वो पॉइंट याद करो अपना, कलूजन अमंग द पार्टीज, कलूजन वाला पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ाया था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने कलूजन। मिली भगत याद है पॉइंट? गोलू और उसका भाई मिलके वो कर रहे हैं, अपना घबला कर रहे हैं। ई पॉइंट, द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या बात है, सब्जेक्टिविटी का रिस्क है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा कोई एक अच्छी सी एग्जाम्पल देता हूँ इसके अलावा, ये समझ गए? डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट मतलब आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, उसमें सब्जेक्टिविटी है। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ उसको मेजर तो कुछ और वैल्यू आ रही है, अगर सामने वाला बंदा कर रहा है तो कुछ और वैल्यू आ रही है, अगर कोई तीसरा बंदा कर रहा है उसके हिसाब से कुछ और वैल्यू आ रही है। दैट इज सब्जेक्टिविटी, मतलब अलग अलग। सब्जेक्टिव माने तो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें वेरी करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, इसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान,
भाई ESOPs में कंपनी ने एक कंडीशन लगा दी, वेस्टिंग कंडीशन लगा दी कंपनी ने कि सर जो हमारा एम्प्लॉय 5 साल तक हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बना रहेगा, सर जो हमारा एम्प्लॉय 5 साल तक हमारी कंपनी में टिकेगा, 5th ईयर के एंड में उसको हम स्टॉक्स शेयर इशू कर देंगे, ठीक है ना। अब जो थोड़ी कि हर एम्प्लॉय 5 साल तक टिकेगा भाई, क्या ऐसा नेसेसरी है रे? आंसर इज नो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब 1 साल के एंड में एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे, दूसरे साल के एंड में जाएंगे, तीसरे साल के एंड में जाएंगे, या इन बिटवीन छोड़ के चले जाएंगे, समझ पा रहे हो? तो एंड तक कितने एम्प्लॉयज़ बचेंगे, क्या एक्सपेक्टेड नंबर होगा जिनको शेयर इशू होगा, उस सब की वर्किंग करनी पड़ती है हमें ESOP अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तुम लोग पढ़ोगे इस बार अपनी सी इंटर में पढ़ोगे अकाउंट्स में अपने, तो वो सब बेसिकली एक सब्जेक्टिव नंबर है। अब क्या पता हमें कितने बंदे छोड़ के जाएंगे, तो एक्चुअल में तो बेसिकली ईयर एंड भी पता लगेगा ना भाई कि एक्चुअल में इतने बंदे छोड़ के जाएंगे, और हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि यार 8% एम्प्लॉयज़, हमारी 8% हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर है, 8% बंदे छोड़ के जाएंगे, तो वो 8% बड़ा सब्जेक्टिव नंबर है ना भाई। हमें क्या पता है, देखो एक्चुअल में जाएंगे वो तो ईयर एंड में पता लगेगा कितने बंदे छोड़ के गए हैं हमारी कंपनी को, बट एक नंबर पे तो अराइव करना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज हमें अकाउंटिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है ESOPs की, तो इट्स ए सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है। यस सर, कूल कूल कूल। लास्ट पॉइंट क्या है सर, इसे भी देख लेते हैं। वेदर रिस्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और द एंटिटी आर ओके। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा जो नॉर्मल बिजनेस है, लेट्स सपोज भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है भाई, अगर वो बंदा नॉर्मल सेल परचेज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की, या रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, या कस्टमर की वारंटी क्लेम्स आ गई, गारंटी क्लेम्स आ गए, वो सब क्या है रे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, रेगुलर ऑपरेशन है भाई उसके। बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी किसी नई कंपनी को एक्वायर कर ले, एक्विजिशन कर लिया, उसने एक नई कंपनी एक्वायर कर ली, ठीक है, वो क्या है, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को एक्वायर करना बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मानी जाती है बॉस, कोई छोटा मोटा काम नहीं कि किसी बिजनेस को हम खरीद लें। वैल्यूएशंस होती हैं, वैल्यूएशंस होती हैं भाई, वैल्यूएशंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, अपने ड्यू डिलिजेंस होती है, इट्स अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, राइट। और आल्सो दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर हमारा नॉर्मल बिजनेस थोड़ी ना, हम खरीदते बेचते थोड़ी ना बिजनेस को, सर हमारा नॉर्मल बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, हमारा काम थोड़ी ना कि हम बिजनेस को सेल परचेज कर रहे हैं, तो हमारी नॉर्मल कोर्स से बाहर की ट्रांजैक्शन है। तो इनमें बहुत सारा रिस्क होता है जो कि एक ऑडिटर को अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए। आई होप गाइस तुमको अब तक जो जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। एक एक पॉइंट तो मैं डिस्कस करवा दिया भाई, राइट। तो एक लाइक तो एक कमेंट तो बनता है ना भाई। ये देखो एक एक पॉइंट की तुम्हें मैं इतनी अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक मैं हर एक पॉइंट में ये सोचता हूँ कि तुम्हें मैं कौन सी इनोवेटिव एग्जांपल दूँ, कौन सी प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कनेक्ट करके एक इनोवेटिव एग्जांपल दूँ जो जिससे तुम्हें मज़ा आए। अब यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है ना अगर तुम्हें अच्छा लगे यार। अदरवाइज मैं ये समझ रहा हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो यार, तो मेरे को तो ये लग रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मर्जी है भाई तुम्हारी यार, मर्जी है भाई तुम्हारी। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, ओके। सर आपने हमें ऊपर पढ़ाया था सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में, एक पॉइंट था अपन का, कहाँ गया यार वो, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, कि वो रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है वो। अब ऐसे जो इंपॉर्टेंट रिस्क हैं, जो ऐसे इंपॉर्टेंट रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिस्क इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पता लगेगा सर, हमें कैसे पता लगेगा सर, बताओ हमें प्लीज़। तो तुम्हारा जो है ये स्टडी मैट, इसके हिसाब से भाई ये दो तुम्हें ये बताता है रिस्क जो है सिग्निफिकेंट माने जाएंगे हमेशा ही। एक तो भाई सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स, जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शन होगी जैसे फॉर एग्जांपल, और सिग्निफिकेंट भी है और नॉन रूटीन भी है, और जजमेंटल मैटर्स जैसे ESOP की मैंने एग्जांपल देता हूँ, जजमेंटल है भाई, हर बंदे की अपनी जजमेंट है, उसके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और है। तो ये भाई सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज माने जाएंगे। और उसके अलावा सर द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क, ये जो नीचे दो गए हैं ये ऑलवेज माने जाएंगे सिग्निफिकेंट रिस्क। पहला क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉडी, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए कि भाई अगर फ्रॉड हो किसी, हमें लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, भाई उसमें तो रिस्क बहुत है रे। एंड सेकंड पॉइंट क्या है सर, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज,
बात खत्म। भाई जहाँ रिलेटेड पार्टी आ गई वहाँ पे तो रिस्क होना ही होना है। कुल मिला के अगर तुम इस पैराग्राफ को एनालाइज करो भाई, ये वही 4 पॉइंट्स हैं, नॉन इंटरेक्शन, जजमेंटल मैटर, फ्रॉड और रिलेटेड पार्टी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर तो चुके। ये रहा फ्रॉड, ये रहा तुम्हारा रिलेटेड पार्टी, कहाँ पे था, ये रहा रिलेटेड पार्टी, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ा के चुका हूँ। ये देखो ये रिलेटेड पार्टी रहा, ये तुम्हारा रहा फ्रॉड। अच्छा जी, ये देखो ये रहा सब्जेक्टिव मैटर वाला पॉइंट, दैट इज जजमेंट मैटर वाला पॉइंट। और तो और ये रहा तुम्हारा सिग्निफिकेंट नॉन रिटर्न इलेक्शंस। ये तो ऑलरेडी हम 4 पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं, वही वाले पॉइंट्स हैं। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? एक मिनट, ये क्या हो गया? ये रिस्क ऑफ डीलिंग में स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रिटर्न इलेक्शंस। भाई कितनी बार पढ़ाएगा हमें अच्छी तरह पता है भाई, अगर कोई ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट है और नॉन रूटीन नेचर है, उसमें रिस्क जो है मटेरियल में स्टेटमेंट का वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है ना भाई? एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर कोई नई ट्रांजेक्शन हुई है, लाइक एक्विजिशन की ट्रीटमेंट है, एक्विजिशन की है बिजनेस ने, एक नया बिजनेस एक्वायर किया तुम्हारे क्लाइंट ने, और मैनेजमेंट अपनी इंटरवेंशन बहुत करेगी। नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, हमने देखो नया बिजनेस एक्वायर किया है, इसकी ट्रीटमेंट तो ऐसी होनी चाहिए। और सर देखो हमारे इतने क्वालिफाइड बंदे हैं सर, एम्प्लॉइज़ हैं हमारे इतने क्वालिफाइड हैं सर, वो गलत करेंगे क्या? नहीं तो मैं गलत हूँ? अरे नहीं आपको गलत नहीं कह रहे सर, वो भी गलत थोड़ी है सर। मतलब अपनी इंटरवेंशन अपनी चलाएंगे वो, कि इस तरह इनकी काउंटिंग होनी चाहिए, राइट। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग। भाई मेरी बात सुनो, अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बंदे ज़्यादा हैं, तो भाई उनमें ऑब्वियसली बात है, हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि अगर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैनुअल कंट्रोल्स हैं तो उसमें तो भाई रिस्क हमेशा रहता ही रहता है। क्या पता भाई बंदा रिश्वत ले ले, ब्राइब ले ले, यू वेरी वेल नो, वैसे ज़्यादा जानते हो इन चीज़ों को। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है भाई, ऊपर डिस्कस करके आऊँ लीजेस, कि लीजेस के केस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं, तो उनको अगर गलत इंटरप्रेट कर लिया तो सारा का सारा काम गलत हो जाएगा। नेचर ऑफ नॉन ट्रांजेक्शन विच में भी डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल रिस्क। ऑब्वियसली बात है यार, देखो अब मेरी बात सुनो, जो रूटीन की ट्रांजेक्शन हैं, जो एंटिटी की तुम्हारी रूटीन की ट्रांजेक्शन हैं, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सैलरीज और पेरोल यू कैन से वो हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, अदर इनकम हो गया, जो बेसिकली एंटिटी की रूटीन की ट्रांजैक्शन हैं, जो डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे उनकी ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, अब उनके ऊपर तो वो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देंगे। उनके ऊपर तो उनको तो भी पता भाई हमने डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर ये ट्रांजैक्शंस को हमने करना ही करना है, तो उनके ऊपर तो भाई कंट्रोल इस्टेब्लिश वो कर देंगे। बट फिर जो ट्रांजैक्शन नॉन रूटीन इन नेचर है, जो होनी कभी कभार है साहब, जो होनी 2 साल में एक बार है, जो होनी 4 साल में 2 बार है, एक बार है, उसके ऊपर काहे का कंट्रोल, उसके ऊपर कौन सा कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे? और अगर कंट्रोल नहीं है, अगर उनके ऊपर अफेक्टिव कंट्रोल्स, एक मिनट, अफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है, अगर उनके ऊपर अफेक्टिव कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हुए तो ऑब्वियसली उनको हम एनालाइज करना, उनमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उनको डिफ़िकल्टी होगी हमें उनको एनालाइज करने में। तुम समझ पा रहे हो? आई हो तुमको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। कूल 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 कूल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भाई। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट मैटर्स। अरे यार वही चीज़ें बार बार पढ़ा रहा है, ऊपर नॉन रूटीन, देखो यहाँ पे इसने क्या पढ़ा है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स, नीचे क्या पढ़ा रहा है, सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, वही तो है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी चीज़ में तुम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात हो रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तुम अपने CA फाइनल लेवल पर पूरा ऐसे पढ़ोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, पूरा ऐसे बना हुआ है इसके ऊपर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो तुम CA फाइनल लेवल पर पढ़ोगे अपना, राइट, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कैसे हम ध्यान से चेक करते हैं। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मन में, इतना इंपॉर्टेंट एरिया। देखो इस अकेले एक वर्ड के ऊपर पूरा तुम्हारा ऐसे है, स्टैंडर्ड है, राइट। रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर्ड assumption अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एग्जांपल जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। बिल्कुल सही। तुम लोग जब इंडिया CA फाइनल में जाओगे ना, तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे अपना, जो तुम्हारा पहला पेपर होता है CA फाइनल का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FR, प्यार से हम सब FR बोलते हैं उसे। FR में तुम लोग पढ़ोगे भाई फेयर वैल्यू, ये जो देख रहे हो ना फेयर वैल्यू,
एक मिनट, ये हर ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू है, हर ट्रांजैक्शन में कोई भी अकाउंटिंग की एंट्री डालोगे ना, फेयर वैल्यू, हर ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, किसी के हिसाब से क्या है, किसी के हिसाब से क्या है। और जहाँ पे जजमेंट मैटर, तो ये कुछ मैटर्स हैं जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है भाई, तो वहाँ पे भी तुम लोग ध्यान से ऑडिट करना, बिकॉज वहाँ पे जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। आई होप तुमको समझ आया होगा। कूल कूल कूल, यस सर। इजी पॉइंट्स थे यार, ज़्यादा देखो इसमें कुछ लगा नहीं मेरे को भी। देखो ऑलरेडी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुमको ये दोनों पॉइंट्स। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसकी जांच पड़ताल करेंगे, हमको अच्छी तरह पता चला कैसे करेंगे। ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं, तुम एक बार खुद देख सकते हो, राइट। मेन पॉइंट ये है हमारा बेनिफिट्स। सर हमें क्यों करनी है वैल्यूएशन, हम आखिरकार सर इंटरनल कंट्रोल की वैल्यूएशन क्यों ही करें, एक ऑडिटर को क्यों चेक करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल को, क्या क्या बेनिफिट्स हैं रे, क्या बेनिफिट्स हैं सर भाई, आइए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वेदर एरर ऑफ द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल एनेबल द ऑडिटर टू नो वेदर एरर एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी डिटेक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस और नॉट। जाहिर सी बात है, जब तुम इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करोगे, लाइक तुम लोग पेरोल के जो कंट्रोल्स हैं उनको टेस्ट कर रहे हो, अब टेस्ट करते करते तुमको अच्छी तरह पता लग जाएगा, जब तुम पूरा पूरा कंट्रोल वॉक थ्रू लोगे, लाइक ए से लेके जी तक पूरा पूरा चेक करोगे उस कंट्रोल को भी कि वो कंट्रोल काम कैसे कर रहा है। सब हमें बताओ कि वो कंट्रोल काम कैसे करता है, राइट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो तुम्हें पता लग जाएगा अच्छी तरह से कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, जहाँ मतलब वे देर आर गैप, जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ पे शेडी एरियाज हैं, तो जहाँ पे कंट्रोल को ओवरराइड किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने से बचा जा सकता है। कौन कौन से फ्लोज हैं, गैप्स हैं, वही पॉइंट तुम्हारा कह रहा है। और जब तुम्हें गैप्स का पता लग गया कि भाई यहाँ पे गैप है, यहाँ पे बंदा इस कंट्रोल को एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो तुमको ऑब्वियसली भाई एरर और फ्रॉड्स के बारे में पता लग जाएगा, सीधी सी बात है। वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज यूज एंड ऑपरेटिंग एज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट, ये फालतू का पॉइंट है बिल्कुल। अबे वही तो चेक कर रहे हैं हम कि क्या एक एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है हमारे लिए या नहीं है। इसको अगर समझना चाहो तुम ये समझ सकते हो भाई कि जब तुम लोग कंट्रोल टेस्टिंग करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हमारी मैनेजमेंट का, हमारे क्लाइंट की मैनेजमेंट के पास एक अच्छा, एक एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। क्योंकि अगर एक अच्छा सिस्टम होगा उनके पास तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही काम कम होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा काम कम होगा ना। देखो हम अच्छी तरह पढ़ के आ रहे हैं कि हम रिस्क असेसमेंट करते हुए, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तब हम इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, और अगर हमारी कंट्रोल टेस्टिंग के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, अगर हमें लग रहा है कि यार हमारे जो कंट्रोल टेस्ट किए वो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, तो ऑब्वियसली बात है जो हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, जो हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे भाई उनको थोड़ा कम लगा लेंगे, बिकॉज हम कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, राइट। ये तुम्हारा टॉपिक है चैप्टर का, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें और थोड़ा हम इसको डीप डाइव करके डिस्कस करेंगे, राइट। वेदर इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, ये भी पता लग जाएगा भाई क्या कोई इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है या नहीं है। वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज अ बियरिंग ऑन इट्स वर्क, फॉर एग्जांपल इफ देयर कंट्रोल ओवर वर्क रिक्वायरमेंट एंड एनरोलमेंट इज वीक। हायरिंग की बात कर रही है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें पेरोल की, देख के आया हूँ हायरिंग की बात, रिक्रूटमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है वो वीक है, देयर इज अ लाइक्लीहुड डमी नेम्स बीइंग इंक्लूडेड इन द वेजेस। देखो 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 भाई, मेरे को लिटरली कसम से नहीं पता था कि यहाँ पे ये एग्जांपल होगी। मैं ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूँ कि तुम पेरोल के ऊपर जो कंट्रोल्स को चेक करोगे कि भाई हमारी हायरिंग कैसी हो रही है, सीवी आया, टेक्निकल राउंड हुआ, एचआर राउंड हुआ, इस बंदे ने लिया, इसी दिन डेट आई, इसी दिन हमारी उस पर साथ उससे मेल कॉरस्पॉन्डेंसीज हुई, ठीक है। तो ये तुम्हें इंश्योर करने में हेल्प कर देंगी चीज़ें कि भाई जो हमने एम्प्लॉय हायर किया है, जिस एम्प्लॉय को हम सैलरी बुक कर रहे हैं वो डमी नहीं है, वो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वही कुछ लिखा हुआ है देखो। कंट्रोल एडिक्वली सेफगार्डेड एसेट्स के बारे में बात आ गई। हाउ फार एंड नो एडिक्वली द मैनेजमेंट इज चार्जिंग इट्स फंक्शन। अब देखो कंट्रोल को टेस्ट करके तुम्हें ये पता लग जाएगा भाई कि जो तुम्हारी मैनेजमेंट है वो कितने अच्छी तरह अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, राइट सी बात है। देखो बड़े ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये तुम खुद भी पढ़ोगे ना एक बार, सारे के सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। लाइक अब तक हम इतना इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, 6th आई थिंक 7th पार्ट है आज इसका, हम इसको इतना डीप डाइव कर चुके हैं इस चैप्टर को, इतनी मैंने तुम्हें एग्जांपल दे चुका हूँ कि इन पॉइंट्स पर तुम खुद भी पढ़ लो ना, तो तुम खुद को भी तुम्हें खुद को समझ आ जाए। दीज ऑल पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाउ reliable the report records and certificates to the management can be. The extended depth of examination that needs to carry out in the different areas of accounting. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये, किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये,
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने कितने जो अपने आने वाले प्रोसीजर्स हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं हमारे, वो कितनी हमने एक्सटेंथ और डेप्थ में चेक करना है, राइट। वट वुड बी अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीजर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। क्या टेक्निक हमें सही रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है, कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से एरियाज सही हैं, और सजेशंस क्या क्या दे सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि भाई इस स्पेसिफिक कंट्रोल में कमी पेशी है, कोई ये ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारे हिसाब से फ्लॉज निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, लोग तुम लोग सजेशन दे सकते हो कि मैनेजमेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर ले भाई, यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, फॉर्मुलेट एंड ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, बहुत 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 अच्छी तरह मैंने डिस्कस किया है चैप्टर 2 में। क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम? सर ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली एक डिटेल्ड प्रोग्राम होता है जिसमें वेरिफिकेशन स्टेप्स लिखे होते हैं। याद आए कुछ बे ओए, याद आए कुछ या भूल गए? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है रे? सबसे डिटेल्ड, सबसे एक्सटेंसिव, जिसमें वेरिफिकेशन स्टेप्स या तुम कह सकते हो ऑडिट प्रोसीजर तक लिखे होते हैं कि भाई ये ऑडिट प्रोसीजर तुम लोग परफॉर्म करोगे अगर तुम इस एरिया का ऑडिट कर रहे हो। अगर तुम एक्सपेंस को चेक कर रहे हो तो तुम्हें ये प्रोसीजर लगाने हैं उस एक्सपेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, वो होता है ऑडिट प्रोग्राम। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम को जब आप बना रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, बना रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो, यू शुड ड्राफ्ट इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। मतलब सर आप जो ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट कर रहे हो ना, उसको ड्राफ्ट पहले मत करो, पहले इंटरनल कंट्रोल को समझो, पहले इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। पहले अंडरस्टैंडिंग लो इंटरनल कंट्रोल की, उसके बाद ड्राफ्ट करो। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम में क्या होते हैं? वेरिफिकेशन स्टेप्स या ऑडिट प्रोसीजर तुम क्या क्या लगाओगे। अब अगर तुमने ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, तुम ऑलरेडी कंट्रोल टेस्टिंग कर चुके हो, और अगर तुम्हें पता लग गया कि भाई ये कंट्रोल अच्छा है, देखो रुको 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 रुको, लेट्स सपोज सेल और परचेज की बात करता हूँ मैं। तुमने सेल्स के कंट्रोल को टेस्ट किया और परचेज के कंट्रोल को भी टेस्ट किया। अब तुमने ये देख लिया कि भाई जो हमारे सेल्स के कंट्रोल हैं वो बहुत फुल प्रूफ हैं, वो बहुत सही हैं। पूरा एक हमने क्रोनोलॉजी टेस्ट कर ली कि कहाँ से कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे कंक्लूड होती है, सब कुछ टेस्ट कर लिया और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आया। हमें पता लग गया कि ये सेल्स तो जो है बहुत फुल प्रूफ प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे अपने, वो तुम लोग कम लगाओगे, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग कंट्रोल को रिलाई कर रहे हो कि हमारी जो सेल्स है वो ठीक होगी, बिकॉज हमने कंट्रोल इतनी अच्छी तरह टेस्ट कर लिया, कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, सारा का सारा काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो क्या होंगे भाई? लिमिटेड होंगे। एम खामखा तुम लोग उसको बल्कि करोगे अपने ऑडिट प्रोग्राम को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें पता है कि परचेज का कंट्रोल तुमने टेस्ट किए और रिजल्ट क्या है? नेगेटिव आए। परचेज का कंट्रोल के रिजल्ट नेगेटिव आए, मतलब परचेज जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल लगाए पड़े हैं एंटिटी ने, देयर आर कंट्रोल्स हैं बट वो काम नहीं कर रहे, वो ढंग से काम नहीं कर रहे, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा लग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो तुम वेरिफिकेशन स्टेप्स लगाओगे, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तुम लोग, वो बहुत ज़्यादा लगाओगे, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह चेक करोगे। दैट्स वाई बेसिकली अगर तुम ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हो इंटरनल कंट्रोल को, तो तुम्हारा काम कम होगा। अब देखो, अगर तुमने टेस्ट ना किया तो तुम लोग सेल्स के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर लिखते, खामखा लिखते, क्यों अपना टाइम चेक वेस्ट करना उनको चेक करने में, बिकॉज जब कंट्रोल ही बिल्कुल सही काम कर रहा है, तुम्हारा काम कम होगा बेसिकली। अब पढ़ाता हूँ और समझ आएगा। The author can formulate its entire audit program only after he had satisfactory understanding of the internal control system and their actual operation. कैसे काम कर रहे हैं समझो और उसको देखो कैसे काम कर रहा है, एक्चुअल ऑपरेशन कैसे हो रहा है उसका। If it does not care to study the aspect, it is very likely that his audit program may become unwidely and unnecessarily heavy, and the object of the audit may be altogether lost in the mass of entire entries and vouchers. Obviously बात है, वही तो बात कह रहे हो तुम्हें भी, अगर तुम लोग स्टडी नहीं करते हो, मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर तुम लोग स्टडी नहीं करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो तुम ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे वो बल्कि बन जाएगा, हैवी बन जाएगा, वो अननेसेसरली। ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत साहब नहीं थी, बट वो अननेसेसरली हैवी बन गया, ठीक है। और अल्टीमेटली तुम क्या करते रह जाओगे? जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट का कि देख भाई ध्यान से कि जो रिस्की एरियाज उनको ध्यान से चेक कर, जो अन रिस्की एरियाज उनको ठीक ठाक चेक कर, और एक अच्छी तरह एश्योरेंस ऑब्टेन कर
कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, वो ऑलरेडी लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज तुम कहाँ पे लग गए? वाउचिंग में। वाउचिंग मतलब इन्वॉइसेस को चेक करना है कि बिल को चेक करना है, उसको वाउचिंग बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे उसको भी। मतलब कहने का मतलब तुम लोग अननेसेसरी टास्क में लग जाओगे। तो मेन पर्पस है तुम्हारे ऑडिट का वो तो भाई वही होगा, डिजॉल्व ही हो गया। कहीं अगर तुम कंट्रोल को टेस्ट करते हो तुम्हें पता लगता है कि भाई ये एरिया में रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज कंट्रोल काम नहीं कर रहे, तुम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे पाते। अब क्या हो गया, तुम सबके ऊपर इक्वली टाइम दे रहे हो। कितना की टाइम दे रहोगे तुम? आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सो बेटर क्या है सब, इट विल बेटर कि ऑडिटर जो है पहले कंट्रोल का रिव्यू करे, ठीक है। और अगर कुछ उस और इसका ये भी एक एडवांटेज है कि अगर उसको कोई वीकनेस मिल रही है, कोई सिस्टम में वीकनेस है, इंटरनल में कोई वीकनेस है, तो वो जो सजेशन दे सकता है मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए, वो मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकता है। इट कैन सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। देखो मेरी वाली बात आ गई। अगर कंट्रोल तुम वीक हैं, अगर तुमने जब कंट्रोल टेस्टिंग किया और तुमने कंसीडर किया जो तुम्हारा रिजल्ट आया वो क्या आया कि भाई जो कंट्रोल हैं साहब वो वीक हैं इन सम एरियाज, तो तुम क्या कर सकते हो? ऑडिटर माइट रिक्वायर्ड ही एक्सटेंड सडन टेस्ट टू कंट्रोल कवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। बिल्कुल सही। वो बेसिकली जो अपनी चेकिंग का एक्सटेंट है वो और बढ़ा देगा अपनी, जो चेकिंग करेगा भाई वो इन डेप्थ चेकिंग करेगा, वो और एक्सटेंसिवली चेकिंग करेगा, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया तुम लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, देखो वो वही वेजेस वाली एग्जाम्पल है, वही वेजेस वाली एग्जाम्पल है भाई, डमी एम्प्लॉयज़ वाली, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग। ये भी तुम्हारा टॉपिक भी क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो चुका है। कूल 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 कूल, ओके ग्रेट। मैं क्लास को भाई यहीं रोकता हूँ बिकॉज जो अगला टॉपिक है अपन का उसमें लग जाएगा मेरे को आधा घंटा। वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स, आधा घंटा तो नहीं, चलो लाइक स्टिल 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे मोटा मोटा करवाने में, तो क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, देखो हमारा बहुत थोड़ा चैप्टर रह गया, ठीक है ना। टेस्टिंग है, इसके बाद की फीचर, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर अपना अलग सा टॉपिक है बिल्कुल ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का, एक अलग ही कहानी है। बहुत मज़े से पढ़ाऊँगा तुमको ये टॉपिक, बहुत मज़े से पढ़ाऊँगा, बहुत इंजॉयमेंट करके पढ़ाऊँगा तुम्हें ये टॉपिक। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ भाई उसको प्लीज़ आज ही देख लेना, ठीक है। मैं कल भी क्लास अपलोड करूँगा डेली, तो प्लीज़ भाई उसको प्लीज़ आज ही देख लेना यार, लैग मत बिल्कुल मत किया करो। आई होप तुम्हें समझ आओगे जितना मैंने पढ़ाया है भाई। देखो मैं तो एक एक एग्जांपल तुम्हें देके पढ़ा रहा हूँ। अब इस अपने बड़े भाई के लिए भी यार एक कमेंट तो ड्रॉप करके जाना यार, एक कमेंट ड्रॉप करके जाना भाई, इसमें कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया भाई? अरे कुछ तो लिख के जाओ, अरे कुछ तो लिखो यार, कुछ तो लिखो ना यार भाई। मोटिवेशन देखो यार, मोटिवेशन चाहिए भाई मेरे को भी, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए भाई, ताकि और इफेक्टिवली तुम्हें पढ़ाऊँ और तुम्हारे लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँ जिससे तुम्हें और अच्छी तरह समझा सकूँ, ठीक है। ठीक है चलते हैं सर, लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा, क्लासेस को देखते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड स्टडी विद लॉजिक करते रहिएगा, लर्न विद CAP यूज भी करते रहिएगा। बाय बाय।